हमारी पृथ्वी वायुमंडल की परतों से घिरी है। इसमें क्षोभ मंडल से लेकर समताप मंडल और मध्य मंडल जैसी परतें हैं। ये परतें हमारी रक्षा करती हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, और हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है तो इसीलिए जीवन है। और ऑक्सीजन किस परत में ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, इस चीज़ को हम आज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन पांडे, आप हैं अड्डा 24/7 चैनल पे। पृथ्वी की लगभग 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, 5 परतों में ही एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है कि एक परत में तापमान घटती है ऊपर जाने पे, फिर ऊपर बढ़ती है, फिर घटती है तापमान, फिर पुनः तेज़ी से बढ़ती है। यही सब क्रम को हम समझेंगे आज चैप्टर में। आप बने रहें। और बैंक, एसएससी, रेलवे सब में जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडल की गुत्थी को आज हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडल वायुमंडल को आप समझ सकते हैं कि यह एक आभासी परत है जो पृथ्वी का एक आवरण है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि जैसे धूप, इस समय गर्मी प्रचंड स्थिति में है तो धूप में आप छाता लेके निकलते हैं, तो एक छाता क्या होता है, आपके और धूप के बीच में आवरण का काम करता है। इसी तरह पृथ्वी पे एक वायु का आवरण है जो अपने घनत्व और अपने द्रव्यमान की स्थिति से एक परत दर परत दर उपस्थित हैं। इसे ही पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पे जीवन संभव है और सारी मौसमी घटनाएं, दिनचर्या, तापमान घटता बढ़ता आदि सभी क्रियाएं जो होती हैं हमारे वायुमंडल में होती हैं दोस्तों। तो ये वायुमंडल को 3 भागों में बांटा जाता है। वायुमंडल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहते हैं आप गैस, दूसरे भाग को कहते हैं जलवाष्प। जैसा कि जलवाष्प के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में जलवाष्प बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पृथ्वी के जो दीर्घ तरंगें जो विकिरण के माध्यम से पुनः अंतरिक्ष को जाती हैं, इसको रोक के पृथ्वी के एक सामान्य टेम्परेचर को बनाए रखता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट है एरोसोल। एरोसोल में हम बांटते हैं जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं, PM 2.5, PM5, PM10, जो औद्योगिक स्थानों से, कारखानों से निकलते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कण, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही दूषित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इस 3 क्रम को समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम वायुमंडल को समझते हैं। वायुमंडल 3 भागों में बटा हुआ है, गैस, जलवाष्प, एरोसोल। तो ठीक है, इसको हम समझते हैं। जो गैस होती है दोस्तों, गैस होती है, गैस को 2 भागों में बांटते हैं। गैस को 2 भागों में बांटते हैं। गैस होती है, गैस को 2 भागों में पुनः बांटते हैं। और यह होती है स्थायी गैस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह होती है स्थायी गैस और अस्थायी गैस। ठीक है, स्थायी गैस और अस्थायी गैस। ठीक है, अस्थायी गैस। और ये दूसरे क्रम पे आता है अपना जलवाष्प आता है। ठीक है साथियों, जलवाष्प को आप समझते रहते हैं। जब हम कोई पानी गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसकी जो तली होती है, जो बर्तन से हम ढकते हैं, उस पे जलवाष्प की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो वही जलवाष्प है। वही जलवाष्प जब हमारे वायुमंडल में फैल जाता है तो वह धूल कणों के साथ एक आवरण बना लेता है, जिससे जो पृथ्वी पे जैसे सूर्य के प्रकाश आता है विकिरण के माध्यम से, वो लघु तरंगों के रूप में आता है। उनकी आवृत्ति बहुत ही तीव्र होती हैं, लेकिन जब वही विकिरण के माध्यम से जो पृथ्वी से यूनिवर्स की अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, जिनकी आवृत्ति कम होती है। वह जलवाष्प के आवरण में रुककर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जलवाष्प की भूमिका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में जलवाष्प और CO2 बहुत ही भूमिका में रहता है दोस्तों। तो हम समझते हैं स्थायी गैस में आप समझेंगे दोस्तों, जो मुख्य 4 गैसें हैं वह एसएससी, बैंक, रेलवे हर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन ज़्यादा है कि हीलियम ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी नेट में तो पूरा क्रम पूछा जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टान, हाइड्रोजन, जेनान, सबका पूछा जाता है। क्रम मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थायी गैस में आप समझिए N2 जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, यह लगभग 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन लगभग 20.95%। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा 21, लगभग 21 माना जाता है एग्जामों में, लेकिन हम इसको ये लेते हैं, आप अप्रॉक्स 21 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहीं आप आएंगे तो यहीं आपका आता है आर्गन का है 0.93%। ठीक है, और यहीं आपका आता है CO2 की मात्रा इस समय दोस्तों बढ़ गई है, 0.43 हो गई है। ठीक है, यह पहले थी 0.3 थी। ठीक है, तो CO2 की बढ़ती मात्रा दर्शाती है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले जो भी पैरामीटर हैं, जैसे हमारी जो समुद्र है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, वहाँ की जो हरित शैवाल हैं वो, और हमारे पेड़ पौधे भी कार्बन को सोखते हैं। अर्थात जितना सोखते हैं उससे ज़्यादा हम कार्बन को फैला रहे हैं दोस्तों, इसलिए कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसलिए जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उन पे भी कंट्रोल किया जा रहा है, और नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वाटर एनर्जी, इस पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर रहे या उससे थोड़ा लेवल से कम हो, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल किया जाए। और इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पे। इसलिए दोस्तों हम समझेंगे कि पर्यावरण बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में आप समझेंगे कि जो मुख्य गैसें हैं आपके सामने हैं, और इनको हम समझ सकते हैं। मुख्य गैसें हैं, और इसी तरह अस्थायी गैसों का भी क्रम आता है, इसको आप समझिए। इसमें आता है हीलियम, उसके ऊपर रहता है नियान सबसे ज़्यादा होता है, हीलियम होता है, फिर होता है क्रिप्टान होता है, फिर आपका होता है हाइड्रोजन, फिर होता है जिनान। इसके क्रम में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके क्रम में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हीलियम गैस है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, ये आप बस ध्यान रखेंगे, इसी क्रोनोलॉजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा और मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप इसको ध्यान दीजिएगा। जो क्रम है अभी प्रीवियस ईयर UGC नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, UGC नेट में पूछा गया है और PGT में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, UGC नेट में पूछा गया है क्वेश्चन, ये UGC नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझ सकते हैं। जो स्थायी गैसें होती हैं जिनका एक मापन होता है, एक सामान्य सतह होता है। जैसे आप पढ़ेंगे क्षोभ मंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ही SSC का सबसे बेस्ट सवाल आता है कि जो क्रस्ट पृथ्वी की जो सतह है, इस पे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। जब सतह पूछेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप, जब सतह पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जब पूछेगा आपसे पृथ्वी की सतह, ठीक है, जब पृथ्वी की सतह पूछेगा तो इस पे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है, आप लोग बताइएगा। जीवनदायिनी गैस वो होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 46%। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पे कौन सी धातु सबसे ज़्यादा होती है या कौन सा उपधातु सबसे ज़्यादा होता है। धातु वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप समझिएगा पृथ्वी पर जो धातु होता है एल्युमिनियम होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों वायुमंडल में जो गैस है, गैस को हम समझ लिए हैं, जलवाष्प को भी आप समझ लिए हैं कि जलवाष्प का किस काम में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा एयरोसॉल। ठीक है, एयरोसॉल आप जानते होंगे, अभी दिल्ली की जो हवा है उसमें पाया जाता है एयरोसॉल की वजह से पीएम पार्टिकल मैटर इसे कहते हैं, PM 2.5, PM2, PM5 और PM10। ठीक है, PM10 ये जो है पार्टिकल मैटर्स होते हैं और इनका ये जो मोटाई होता है जैसे 2.5 mm का कण होता है जो दिखाई नहीं देता है। और कल कारखाने, विद्युत उत्पादन में जो हम थर्मल पावर प्लांट जो हमारे विद्युत उत्पादन में जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे भी जो धूल निकलते हैं उनमें ही PM कण होते हैं जो शहरों में पहुंच के हार्ट की समस्या पैदा करते हैं, सांस वाली। जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इनमें सांस की समस्याएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे पास गैस है, जलवाष्प है, एयरोसॉल है, 3 भागों में। और हम आज पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन को, जिसमें हम वायुमंडल के संगठन में समझेंगे वायुमंडल की परतें जो पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं जो पृथ्वी का आवरण बनी हैं और बीच बीच में यह अपना काम करते रहती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप समझे होंगे एक ओजोन परत होती है। ओजोन परत क्या काम करती है, जाहिर से आप जानते हैं दोस्तों कि ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जिससे हमारे स्किन डिजीज़ और आई डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, जो आंखें कमज़ोर हो गई, दिखना बंद हो गया है, यह होता है अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से। जो हमारे समताप मंडल में एक परत होती है ओजोन परत, उससे वह रोक लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि यह कितनी परतें होती हैं दोस्तों, 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी परत है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और यह वह मंडल है जिसमें तापमान नीचे से ऊपर जाने पे घटता है। कितना जाएंगे ऊपर घटता है आपका क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूं कि जब 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा। यही आपके दिमाग में सवाल आ रहा है दोस्तों कि जब हम सतह के ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, तो जब हम सतह के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जब हम सतह के नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। और जब 32 मीटर हम सतह के नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। पहला है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में आप समझ गए क्या करना है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, आप समझिए क्षोभ मंडल। दूसरा होता है समताप मंडल। आप सुने होंगे कि जो हवाई जहाज वगैरह है वो कहाँ उड़ती है, समताप मंडल में। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, मध्य मंडल में 2 चीज़ें खास होती हैं। वह खास चीज़ें हैं, मध्य मंडल में 2 चीज़ें सबसे खास होती हैं। पहला होता है, आप देखे होंगे जो उल्का पिंड आता है, उल्का पिंड से आपको ध्यान आ रहा होगा जो उल्का पेटी बनी थी। सौर मंडल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक उल्का पेटी है, जो छोटे छोटे कण जो बड़े बड़े ग्रहों से टूट के इकट्ठा होते हैं वो एक पेटी में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उल्का पेटी है। और ऐसे ही छोटे छोटे कण जब पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी की वायुमंडल में, मध्य मंडल में यह आके नष्ट हो जाते हैं लगभग पूरी तरह। इसीलिए यह परत एक पृथ्वी के लिए एक बहुत ही विशेष आवरण का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो मध्य मंडल हो गया। इसके बाद आपका आता है आयन मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रम को आप याद कर लीजिएगा, यह क्रम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आया आयन मंडल, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। ठीक है, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल आपको दोस्तों मैं बता दूं, ये देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल को हम समझ सकते हैं। क्षोभ मंडल में देखिए बादल बना हुआ है और जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, बारिश,
बारिश होता है इसी पे, ठीक है। और देखिए समताप मंडल आपको बना है, इसका अंग्रेजी शब्द भी पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाए कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर का क्रम क्या है। तो आप बताएंगे कि जो थर्मोस्फियर है उसे आयन मंडल कहते हैं, जो एक्सोस्फियर है उसे बहिर्मंडल कहते हैं, जो स्ट्रेटोस्फियर है उसको समताप मंडल कहते हैं, जो ट्रोपोस्फियर है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। याद करने का साधा ट्रिक ये है कि बस क्षोभ मंडल को आप याद कर लीजिए ट्रोपोस्फियर, बाकी सभी शब्द का पहला अक्षर यस है तो स्ट्रेटोफियर, यम है तो मध्यमंडल, और टी है तो तापमंडल, और ई है तो बाह्यमंडल या बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि इनका अंग्रेजी में नाम क्या है, यह भी पूछा जाता है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये जो परत पाई गई है, यह पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये देखिए वायुमंडल में आपको सैटेलाइट दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको समझ रहे हैं कि किस किस मंडल में कौन कौन सी विशेष क्वालिटी है, इसको हम आज समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है सभी परतें होती हैं एक औसतन ऊंचाई पे होती हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे क्षोभ मंडल है, ध्रुवों पे कम है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इनका जो औसत विस्तार है लगभग 12 से 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। 18 किलोमीटर तक होता है। और इस क्षोभ मंडल में क्या होता है, जब ताप क्या होता है, ऊपर जाने पे घटता है, ताप ऊपर जाने पर घटता है दोस्तों, ठीक है। ऊपर जाने पर घटता है ताप, ठीक। तो आपका सवाल आता है कि कितना घटता है और कितना ऊपर जाने पे, तो आप देखिए 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये घटता है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। अभी 2 दिन पहले यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था एसएसटी में कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो समताप मंडल में। इसी के ऊपर हम पढ़ते हैं समताप मंडल। तो जब समताप मंडल आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आपके सवाल में दिमाग में आता है ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। यह उपस्थित होता है कि वह कहाँ है। अगर वह हमारे ओजोन परत पे है, समताप मंडल में है, तो हमारे लिए लाभदायक है। वह हमारे क्रस्ट पे है, सतह पे है ओजोन परत, तो हमारे लिए वह हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप समझिए इसमें क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है, ठीक। ओजोन परत पाया जाता है, तो इसको हम समझ सकते हैं। ओजोन परत क्या काम करता है दोस्तों, ओजोन परत यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेता है, ठीक। जब अल्ट्रावायलेट किरणों को यह सोख लेता है तो हमारे पृथ्वी पे अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आती हैं, और इससे हमारे स्किन डिजीज़ और आँखों में जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो समताप मंडल में एक और घटना होती है जो हवाई जहाज़ हैं। हवाई जहाज़ आप जानते होंगे, जो हमारे हवाई जहाज़ से आप जल्दी ही यात्रा संभव कर लेते हैं दूर से दूर का, ठीक है। तो जो हवाई जहाज़ है यह समताप मंडल में उड़ता है। वहाँ उड़ने का रीज़न है कि वहाँ लगभग कोई पक्षी वहाँ पहुँचता नहीं है, और मौसमी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो समताप मंडल में उड़ते समय कोई टर्बुलेंस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हवाई जहाज़ में टर्बुलेंस उसी समय होता है जब वह टेक ऑफ करती है या जब वह लैंडिंग करती है, ठीक है। इसी समय हम मौसम से कनेक्ट होते हैं, बादलों के बीच से उतरना पड़ता है, इसलिए टर्बुलेंस स्थिति आती है। तो एक विशेष स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ती है, जिससे मौसमी घटनाओं, बिजली, बादल, बरसात से वह बची रहती है, ठीक है।
आइए इसी क्रम में हम समझते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझिएगा कि जो तापमान है, तापमान सबसे कम इसी का होता है, ठीक है, तापमान कम इसी का होता है, ठीक, सबसे कम तापमान। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है उल्का, उल्का पिंड जो आते हैं पृथ्वी पे, इसी परत में वह जल जाते हैं, ठीक है, उल्का पिंड जल जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसी में एक सवाल आप पढ़िएगा, इसी मंडल में N2 की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, N2 की जो मात्रा होती है वह सबसे ज़्यादा मात्रा N2 की होती है मध्यमंडल में। तो साथियों, इससे 3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं, उल्का पिंड पृथ्वी के किस परत में आके लगभग नष्ट हो जाती है, जल जाती, जलता हुआ दिखाई देता है, तो वह होती है मध्यमंडल। और नाइट्रोजन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है मध्यमंडल में। इसलिए यह परत बहुत ही विरल माध्यम में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह परत बहुत ही विरल माध्यम में होती है और यह मध्यमंडल की कहानी है, ठीक है। आइए हम आयन मंडल को समझते हैं। आयन मंडल को दोस्तों संचार मंडल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, संचार मंडल, ठीक, आयन मंडल को कहते हैं संचार मंडल। और संचार मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो संचार की जो घटनाएं होती हैं, जो रेडियो सिग्नल आते हैं, जो टेलीविज़न पे जो सिग्नल आता है, सभी ये आयन मंडल से ही परावर्तित होके सिग्नल देती हैं। आप देखे होंगे जब पहले दूरदर्शन चैनल चलता था तो एक सैटेलाइट आता था, वो सिग्नल भेजता था टावर पे, तो टीवी चालू होता था। वही क्रिया होती है, लेकिन अब दिखाई नहीं जाती है कहीं भी। तो यही क्रिया होता है कि आप जानते हैं कि सिग्नल आता है फिर टीवी चलता है। तो सिग्नल कहाँ से आता है दोस्तों, आपका सवाल है, तो यह आयन मंडल से आता है। एक चीज़ और आप समझे होंगे, जो विविध भारती चैनल अपने भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल था, वह भी शाम को 5:30-6 बजे बंद हो जाता था। इसका कारण आप समझिए यह आयन मंडल की ही क्वालिटी से होता था कि जब आयन मंडल में जब शाम होता था तो रात में सिग्नल नहीं आते थे पहले, लेकिन अब हमारे आयन मंडल में जो प्रोग्रेस हुआ है, जो वैज्ञानिक खोजें हुई, रिमोट सेंसिंग वगैरह जो भी प्रयोग हुआ और सैटेलाइट से, तो संचार माध्यम अब दिन भर रात भर चलता है और लाइव टेलीकास्ट रात में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा मंडल है, तो यह है आयन मंडल। विशेषतः आयन मंडल में होता है संचार। तो यहाँ क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, आयन होते हैं यहाँ, ठीक। और इसी में जो होती हैं परतें होती हैं D, E, F और G, 4 परतें पाई जाती हैं, जो इनकी अलग अलग विशेष क्वालिटी है, इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आयन मंडल को हम विशेष तौर पे समझ रहे हैं। आयन मंडल क्या करता है, जब अब भी आयन मंडल का नाम आए तो आपके दिमाग में वही सिग्नल आए कि रेडियो सिग्नल, जब किसी टावर से, किसी सैटेलाइट से एक आता है सिग्नल टावर पे, फिर आता है घरों में। पुराने समय में जब हम लोग का समय स्टार्टिंग फेज चल रहा था, तो आप देखे होंगे एक टीवी आता था, एंटीना लगा होता था छत पे, एक लोग एंटीना सही करते थे तो सिग्नल आता था। यही सिस्टम था उस समय, रेडियो सिग्नल था। लेकिन इस समय हाई रिजोल्यूशन की जो तरंगें आ रही हैं, इसलिए हमें एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छत पे हम डिश टीवी का छतरी लगा देते हैं, डिश टीवी का छतरी लगा देते हैं, ऐसे रहता है छतरी, ऐसे छतरी लगा देते हैं, यहाँ से ऐसे लगा रहता है स्टैंड, और यही सिग्नल लेता रहता है टावर से, यही टावर से सिग्नल लेता रहता है, यही टावर से सिग्नल आता है तो हमारा टीवी चलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम को हम समझ रहे हैं। और आप समझिए कि आयन मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आयन मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हम पढ़े हैं आयन मंडल में क्या क्या होता है। इसे संचार माध्यम कहते हैं, इसी से रेडियो सिग्नल आती है, इसमें आयन ज़्यादा होती हैं। इसी में जो प्रकाश ज्योति होती है, जो ध्रुवीय ज्योति पाई जाती है, 2 अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरियलियस पाई जाती है, यह भी इसी में पाई जाती है। इसका नॉर्थ और साउथ में होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसी में आयन मंडल को हम समझते हैं। इनकी जो 3 परतें पाई जाती हैं दोस्तों, एक परत हो गई डी, और एक परत हो गई आपकी डी हो गई, एक परत हो गई आपकी ई परत हो गई, ठीक है।
फिर एक परत आपका हो गया जी परत हो गई, ठीक है। फिर एक परत आपका हो गया, ठीक। 4 परतें जो महत्वपूर्ण पाई जाती हैं दोस्तों आपके सामने दिखाई जा रही हैं, 4 परतें। इसमें आप समझिए कि DEFG, तो DE जो परत होती है, देखिए D हो गया ये, ठीक है, D हो गया, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G, ठीक है दोस्तों। तो G परत हो गया, ठीक है दोस्तों। DEFG परतें, 4 परतें आपके सामने हो गई हैं और इसी को हम आज समझेंगे। पहला परत D है, E है। E को क्या कहते हैं दोस्तों? E को कहते हैं केनली हेविसाइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केनली हेविसाइड पूछा जाता है, E को कहते हैं। और F को क्या कहते हैं दोस्तों? F को कहते हैं अपलीटन परत। तो आप समझिए, इसको कहते हैं केनली हेविसाइड, ठीक है, केनली हेविसाइड, ठीक। और F को क्या कहते हैं? F को कहते हैं अपलेटन परत, ठीक है, हेविसाइड। और F को कहते हैं अपलेटन परत, ठीक, अपलेटन परत, F को कहते हैं अपलेटन परत। और G परत ऐसी है कि यह दिन और रात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिन और रात दोनों में सिग्नल भेजती है, ठीक है। इसीलिए हमारे रेडियो सिग्नल अब रात में भी चलते हैं, तो हम चैनल चलाते हैं, ठीक। तो आप समझ रहे हैं आयन मंडल में जो क्रम है, जो गैसों का विस्तार, जो परतों का विस्तार है, जो रेडियो सिग्नल भेजते हैं, और संचार माध्यम पूरी तरह सुचारू रूप से चलता है, ठीक है दोस्तों। इसी आयन मंडल के क्रम में आप समझते हैं कि बहिर्मंडल आपको पाया जाता है, ठीक है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल आपका है, देखिए बहिर्मंडल पाया जाता है, यह सबसे बाहरी मंडल है, ठीक है। जब इसी क्रम में आप समझ रहे थे 8 से 12 किलोमीटर तक ये होता है, फिर उसके बाद दोस्तों 8 से 12 तक ये होता है, फिर जो आपका समताप मंडल है यह होता है 18 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है, यह होता है 18 से 50 किलोमीटर तक, ठीक, 18 से 50 किलोमीटर तक होता है आपका समताप मंडल। और 50 से लेके 80 किलोमीटर तक होता है दोस्तों आपका मध्य मंडल, ठीक। और फिर यही 80 किलोमीटर से लेके, देखिए 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होता है आपका आयन मंडल, ठीक है दोस्तों। ये हमारे विस्तार का क्रम है जो आपको दिखाई देता है। आप समझेंगे कि जो क्षोभ मंडल है 12 से 18 किलोमीटर तक इसका है, और 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल का है, और फिर 50 से 80 तक मध्य मंडल, 80 से 400 तक किलोमीटर तक आयन मंडल आपका है, ठीक। और 400 किलोमीटर से लेके ऊंचाई पे आप जाते हैं तो वो आता है एक्सोस्फीयर, ठीक है दोस्तों, बहिर्मंडल में आ जाता है। तो अतः हम आप समझ सकते हैं बहिर्मंडल में क्या होता है। बहिर्मंडल में होता है उपग्रह, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, आप समझे होंगे PSLV, ठीक है, पोलर सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, और आपका आता है GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। ये होते हैं जो उपग्रह होते हैं, ये उपग्रह बहिर्मंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक। ऐसे ही उपग्रहों की सहायता से हम रिमोट सेंसिंग और पृथ्वी पे जो ग्रीनरी है, जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके आवरण को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम समझते हैं बहिर्मंडल में क्या होता है। बहिर्मंडल में उपग्रह स्टेशन, ठीक है, उपग्रह स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक, उपग्रह स्टेशन, उपग्रह स्टेशन भी बहिर्मंडल बनाए जाते हैं। तो बहिर्मंडल हमारे लिए 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, जो उपग्रह लॉन्चिंग होते हैं PSLV GSLV, इनको, और उपग्रह स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आप समझ लेते हैं एक सवाल जो आपके दिमाग में था, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत को हम समझ ले रहे हैं, ठीक है, ओजोन परत को हम समझ रहे हैं। ओजोन परत क्या करता है दोस्तों? ओजोन परत हमारे जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इसके C भाग को रोकता है। यह ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, क्या होती है? खतरनाक होती है, ठीक, खतरनाक होती है। किसके लिए खतरनाक होती है? तो आप समझेंगे कि यह स्किन के लिए खतरनाक होती है, ठीक है, स्किन के लिए खतरनाक होती है,
और आँखों के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, आँखों के लिए खतरनाक होती है। ठीक, और यह क्या करता है, ओजोन लेयर अपना घनत्व, ठीक है, देखिए ओजोन लेयर का जो घनत्व होता है वह लगभग 20 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक सर्वाधिक होता है दोस्तों। जब हमारा दिन की शुरुआत होती है तो ओजोन लेयर की जो घनत्व है वो बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही 8-9 बजता है, 9-10 बजता है, तो वो लेयर घनत्व बन जाता है, और वह जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो उससे रुक जाती हैं। बाकी और आपके इंफ्रारेड और विजिबल जो तरंगे आती हैं वह पृथ्वी पे पहुंच जाती हैं, और अल्ट्रावायलेट की ए और बी भी चली जाती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट की सी किरण होती हैं उसको ये ओजोन परत एक लेयर बन के रोक देता है। और इसी कारण हमारा ओजोन परत जो होता है, ओजोन गैस जो होती है, हमारे पृथ्वी के लिए सहायक का काम करती है, एक आवरण का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके घनत्व को हम मापते हैं दोस्तों, किससे मापते हैं, डॉप्सन एक इकाई है। ठीक है, इससे हम इसके घनत्व को नापते हैं। ठीक, तो इस तरह आप समझ सकते हैं ओजोन परत जो हमारा है वह अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आप समझ सकते हैं कि जो ओजोन परत हमारे सतह पे होता है, देखिए जब हमारे सतह पे यही होता है ओजोन गैस, ठीक, O3 से इसको दर्शाते हैं, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो यह क्या करता है, यह हमारे सतह पे जब होता है तो यह हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, जब हमारे सतह पे होता है तो नुकसानदेह है, और जब ये हमारे ओजोन परत में होता है तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम समझ सकते हैं, वायुमंडल की परतों को हम समझ लिए हैं। जो 5 परतें आपको दिखाई गई थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, और फिर वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम समझ रहे हैं। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानते हैं कि जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा N2 है, तो N2 की एक परत पाई जाती है। ठीक है, N2 की परत पाई जाती है, O2 की परत पाई जाती है। ठीक है, O2 की परत पाई जाती है। ठीक, और आपका हीलियम का परत पाया जाता है। ठीक है, हीलियम का परत पाया जाता है, और हाइड्रोजन का परत पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परत पाया जाता है, और इसके ऊपर पाया जाता है लगभग CO2 की एक परत होती है। परत से आप समझ सकते हैं कि जो CO2 कहाँ तक एग्जिस्ट करता है और यह कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी मात्राओं में हमारे वायुमंडल में ऊंचाई तक उपस्थित है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और 90 किलोमीटर से लेके, देखिए 90 किलोमीटर से लेके कितना तक यार, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत होती है वह सतह से 90 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, सतह से 90 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद परत शुरू होता है नाइट्रोजन, जैसे एक परत शुरू हुआ तो दूसरा शुरू हुआ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो शुरू होता है 90 से 200 किलोमीटर तक होता है। फिर जब नाइट्रोजन की एक परत लगभग इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परत पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन परत शुरू होता है, लगभग 200 से लेके 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन परत पाई जाती है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट UGC नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, 90 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक होती है नाइट्रोजन की परत। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन की जो परत होती है दोस्तों, जो ऑक्सीजन की परत होती है यह 200 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 1100 किलोमीटर तक होती है, 200 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक होती है।
ठीक है। अब यहीं आप समझिए हीलियम की जो परत होती है यह होती है 1100 किलोमीटर से लेके 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। 1100 किलोमीटर से लेके 3500 किलोमीटर तक। वहीं हाइड्रोजन की जो परत आती है यह आती है 3500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। 3500 से लेके 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। दोस्तों जो हाइड्रोजन की परत होती है सबसे लास्ट में होती है। अगर आपको क्रोनोलॉजी आए तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर सबसे लास्ट में होती है हाइड्रोजन परत, बीच में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, ठीक है। और जब मात्रा की पास बात पूछी जाए वायुमंडल में मात्रा किसका सबसे ज़्यादा है तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद जो हल्की गैसें आती हैं उसमें आप पढ़ेंगे नियान, हीलियम, क्रिप्टान, फिर हाइड्रोजन, फिर जीनान, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्रम आप समझ लीजिएगा, मैं आपको माइंड मैप बनवा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप बताएंगे कौन है, नाइट्रोजन है, फिर कौन है, ऑक्सीजन है, फिर कौन है, आर्गन है, ठीक है, आर्गन है, फिर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद नियान है, ठीक, फिर कौन है, हीलियम है, फिर कौन है, क्रिप्टान है, फिर कौन है, हाइड्रोजन है, फिर जीनान है, ठीक है। ये क्रम आप ऊपर से नीचे जो जाएंगे आप तो घटता हुआ क्रम है ये, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, घटता हुआ घटता क्रम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं, वायुमंडल की जो विशेष आवरण होता है यह 5 प्रकार का होता है। इसको आप बारी बारी से दिमाग में माइंड मैप की तरह बना सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में एक स्टोरी टाइप कि सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। इनकी क्रोनोलॉजी के साथ आप इसके गैसों के आवरण को समझ सकते हैं कि जैसे पहले क्षोभ मंडल में क्या होता है, सबसे सिंपल जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, बरसात और जो बिजली का कड़कना सभी होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। और दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल में एक क्वेश्चन तो आपको भूलना ही नहीं है दोस्तों कि यह ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत क्या काम करती है, यह काम करती है जो वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं इसको रोकती हैं, ठीक है। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही सहायक है। हमारे पृथ्वी के लिए जो उल्का पिंड आती है पृथ्वी पे गिरती है वह जलकर नष्ट हो जाती है मध्यमंडल में, ठीक है दोस्तों। और सबसे न्यूनतम तापमान मध्यमंडल का होता है। फिर इसके बाद शुरू होता है आयन मंडल जिसे हम संचार मंडल कहते हैं। जो संचार क्रम जो चल रहे हैं रेडियो सिग्नल वगैरह सब संचार मंडल आयन मंडल में ही होती हैं। और आयन मंडल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नॉर्थ में, देखिए ध्यान दीजिएगा छूट गया था दोस्तों, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है अरोरा बोरियालिस, ठीक है, अरोरा बोरियालिस होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं साउथ में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। हमारे पूरे पृथ्वी पे जो साउथ है में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आप जब पूरे विश्व के मैप में देखेंगे तो साउथ में आता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए आप साउथ को ऑस्ट्रेलिया से समझ सकते हैं और नॉर्थ को बोरियोलिस से, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं आयन मंडल में दो हिस्से पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। इनका नाम दिया गया है अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस और अरोरा बोरियालिस, ठीक है, ठीक है।
तो इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और कमेंट में आप एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कारगर कौन सी गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आप लोग पूछ नहीं पाए थे मुझसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम ओजोन परत पढ़ते हैं तो इसमें एक और सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि ओजोन परत को सबसे नुकसानदेह कौन सी गैस होती है। तो आप समझिएगा दोस्तों कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत को सबसे नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो इसको आप समझेंगे CFC। CFC का क्या मतलब है, इसको आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है इसको सबसे ज़्यादा हार्म कौन सी गैस कर रही है, तो इसको कहते हैं CFC। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने के लिए, UGC नेट को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और दिसंबर UGC नेट आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।